हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स, और क्लास 12 की फ़िज़िक्स में अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा। आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का विद्युत भागफल क्या होता है और टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है नहीं, यानी कि उनको जानकारी लेंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत भागफल क्या होता है और आपका टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एक सेकंड के लिए इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर के आप वहाँ सारे वीडियो को देख सकते हैं जो इस चैप्टर से संबंधित हैं, और बाकी जो मैंने करा दिए हैं वो सारे के सारे आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ाई वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत भागफल और टर्मिनल वोल्टता। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और विद्युत भागफल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, ये तीन टॉपिक इस क्लियर हम करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध को समझने से पहले आपको समझना होगा। समझिए, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी सेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, कोई सेल। जैसे मान लीजिए मैंने आपका ये सेल है, इस प्रकार से, ये क्या है भाई, ये सेल। इस सेल को हमने क्या किया, एक प्रतिरोध से इसको इससे जोड़ा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध से जोड़ा इसको या कुंजी के साथ। हमने जो सेल बनाया, ये इसका प्रतिरोध R है। हमने जो सेल बनाया तो इसमें क्या हुआ भाई, हमने जो सेल बनाया है ये बनाया था 20 वोल्ट का। कितना वोल्ट का बनाया, 20 वोल्ट के। ये केवल 20 वोल्ट दे सकता है, परंतु हमने क्या देखा कि इसके सिरों पर जो विभवांतर लगा वो हमने देखा कि इस पर कितना लग रहा है, 15 वोल्ट। भाई 15 वोल्ट ही दे पाया इस प्रतिरोध को, क्योंकि 20 वोल्ट का तो हमने ये सेल बनाया था। सेल एक युक्ति होती है भाई, है ना, किसी परिपथ में धारा को मान को प्रभावित रखने के लिए। तो सेल उसको बनाया, ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलता है सेल। तो विद्युत ऊर्जा हम यहाँ पर देने के लिए हमने जब 20 वोल्ट के लिए बनाया था, परंतु उसे 15 वोल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 15 वोल्ट मिल रहा है। तो ये 5 वोल्ट कहाँ चला गया, 5 वोल्ट जो है वो कहाँ चला गया। तो स्टूडेंट उसका यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये 5 वोल्ट गया तो गया कहाँ, यानी कि 20 वोल्ट की मैंने बैटरी बनाई थी, इसको 15 वोल्ट ही मिल पाया, तो 5 वोल्ट कहाँ गया, क्योंकि भाई इसका प्रतिरोध था, इसको 15 वोल्ट मिल गया। परंतु इसका एक और रीज़न ये होता है कि जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, सेल कुछ ऐसे नहीं है। किस प्रकार से है फिर ये सेल, यही सेल अगर आप देखोगे इस प्रकार से है। समझिए, ये सेल जो है आपका कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपका क्या है, ये इस प्रकार से है आपका सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। आप समझिए, एक पात्र है ये, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से। और ये इलेक्ट्रोड एक किस में डूबे हुए होते हैं, एक इसमें एसिड में डूबे हुए होते हैं, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ हम कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर का मैं बात बता रहा हूँ, सेल कैसा होता है अंदर से। ठीक है, और इसी प्रकार से बनता है सेल। तो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड जो होता है ये वाला प्लस पे है और ये वाला माइनस पर, इसको एनोड बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एनोड। जो प्लस होता है उसे एनोड और माइनस होता है उसको कैथोड बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है, यानी कि हम कह सकते हैं ये आपका जो है उच्च विभव पर है। ये किस पर है, उच्च विभव, उच्च विभव। और ये वाला जो है आपका निम्न विभव पर है, निम्न विभव। क्लियर, इसमें जो पदार्थ भरा गया है वो क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब कौन सा हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। ठीक है नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है। ये दोनों जो हैं आपके, ये क्या हैं, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रोड हैं। क्या है तुम्हारे, ये इलेक्ट्रोड, धातु के होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड से क्या लगा होता है भाई, एक तार लगे होते हैं इस प्रकार से, ऐसे करके ये तार लगे हुए हैं। क्लियर, तो कुछ सेल जो होता है इस प्रकार से होता है। हमने जो सेल बनाया वो कितने के लिए बनाया था, 20 वोल्ट देने के लिए। तो इसके सिरों के बीच कितना था, 20 वोल्ट था। परंतु जब हमने इसको एक यहाँ पर एक किसी उपकरण से जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बल्ब से जोड़ दिया इसको, जब हमने इसको जोड़ा यहाँ पर, इसको एक बल्ब से जोड़ दिया, जब इसको बल्ब से जोड़ा तो ये जला, तो इसको केवल मिला 15 वोल्ट, 15 वोल्ट मिला। तो 5 वोल्ट कहाँ गया। तो देखिए क्या होता है
कि जब यहाँ से धारा प्रवाहित होती है, वोल्टेज मतलब इसको दिया गया, तो इसका क्या होता है कि सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रतिरोध है तो इसने 15 वोल्टेज लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ के अंदर भी क्या है, वोल्टता लगती है इसको, यानी कि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, और धारा जब यहाँ से आएगी तो इस घोल के अंदर भी यहाँ पर क्या लगेगा, एक प्रतिरोध लगेगा, जिसे कहते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं सेल के अंदर। और इसी प्रतिरोध में क्या होता है कि आपका वोल्टेज लॉस हो जाता है, ठीक है नहीं, क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये 5 वोल्टेज यही लॉस हो गया, क्योंकि धारा को यहाँ तक ले जाने में, क्योंकि जब तक एक पूर्ण चक्कर नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, आवेश यहाँ से जाएगा, घूम के यहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब तक यहाँ तक नहीं आएगा इस प्लस वाले पर, तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो तब तक पूर्ण सर्किट होगा भी नहीं, ठीक है नहीं। पूर्ण सर्किट तब होगा जब पूर्ण चक्कर लगा लेगा आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अंदर लगता है प्रतिरोध, यानी सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध लगता है, क्योंकि धारा के मार्ग में, क्योंकि यहाँ पर क्या बराबर विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो यहाँ पर आयन टूटते हैं, तो उन आयनों के चक्कर में क्या होता है कि इसको धारा यहाँ से गुजर नहीं पाती है, यहाँ पर क्या होता है उसको अवरोध पैदा होता है, ठीक है नहीं। तो इस कारण से यहाँ पे अवरोध पैदा होता है, तो इस अवरोध में भी 5 वोल्ट लॉस हो गया। तो यानी कि हमने 20 वोल्ट का बनाया तो 5 वोल्ट यहाँ पर लॉस हो रहा है, 15 वोल्ट इसको मिल रहा है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने जो एनर्जी खाया, मतलब पोषक तत्व खाए, पोषण खाया, वो पोषण क्या करेगा, हमारे अंदर जाएगा, भोजन खाया मैंने, पोषण बनाया, मतलब पोषण खाया एक तरह से, और वो पोषण जो है एनर्जी बनाएगा। तो एनर्जी हमारे कुछ अंगों को मिलेगी, ब्रेन को मिलेगी, किडनी, गुदा जो भी है, मान लो किडनी है, लीवर है, ये वगैरह पाचन है, तो इनको कार्य करने के लिए भी तो चाहिए ना, क्योंकि दिल धड़क रहा है भाई, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, तो कुछ एनर्जी उनको भी दी जाती है। तुम्हारा शरीर है ना ये मेरा, तो इस शरीर को भी कुछ एनर्जी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर सेल है, तो सेल के अंदर भी कुछ एनर्जी होती है, तो यहाँ से यहाँ धारा लाने के लिए कुछ ना कुछ उसे वोल्टेज लेना पड़ेगा ना, तो वोल्टेज यहाँ पर खर्च हो जाता है। यही कहाँ होता है, आंतरिक प्रतिरोध में। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है इस प्रकार से, क्लियर। और देखिए, अगर इस सेल को हम प्रयोग में ना लें, अगर हम इस सेल को प्रयोग में नहीं लें तो क्या होगा, अगर हमने मान लीजिए सेल को प्रयोग में नहीं लिया, तो उस समय जैसे समझिए ये आपका सेल है, ये आपका ऐसे सेल बनता है इस प्रकार से। अगर मैं इस सेल को प्रयोग में नहीं ले रहा हूँ तो अभी कितना है इसमें, 20 वोल्ट है ना। तो जब हम इसको प्रयोग में नहीं लेते हैं तब इस पर जो वोल्टेज है वही है इसका विद्युत वाहक बल। क्या है, इसको विद्युत वाहक बल है। ये टोटल आपको दिखाई दे रहा है 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, यही आपका क्या है, विद्युत वाहक बल होता है, क्लियर, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा, ठीक है नहीं। अब समझिए, अगर मैंने इसको यूज में ले रहा हूँ तो जो इसके सिरों पर लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ए है और ये बी है, इसके सिरों पर जो वोल्टेज लग रहा है वो होती है टर्मिनल वोल्टता। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध लग रहा है यहाँ पर इसके सिरों, यानी टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, दोनों टर्मिनलों के मध्य में उपस्थित वोल्टता, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में। इन्होंने नहीं कि यहाँ से एक पूर्ण चक्कर नहीं, केवल इन दोनों टर्मिनलों के बीच में, यहाँ पर धनायन होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पर जो वोल्टता होगी वही टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल के अंदर का प्रतिरोध यानी लगने वाला प्रतिरोध, धारा के मार्ग में अवरोध, ठीक है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल देखिए कोई बल नहीं होता है, ये केवल क्या होता है, आवेश को ले जाने वाला होता है। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि आवेश को, आवेश वाहक कहा जाता है, आवेश को ले जाने वाला, आवेश को धक्का लगाने वाला वोल्टेज होता है ना, तो वही है विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, आवेश देगा, आवेश को धक्का लगाएगा, तब आवेश चक्कर लगाएगा, है ना, इसी प्रकार से, तो वो से कहें विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टेज समझ में आया, आंतरिक समझ में आया, सेल के अंदर घोल में जो धारा के मार्ग में जो बाधा होती है उसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्लियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, फिर इसकी निर्भरता को देखेंगे, उसके बाद विद्युत वाहक बल की परिभाषा और टर्मिनल वोल्टेज की परिभाषा, उसके सूत्र देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ तो समझ में आया कि ना, या आपको यहाँ तो समझ में आया कि नहीं, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब सेल को प्रयोग में नहीं लेते हैं तब जो होता है विद्युत वाहक बल उसे कहते हैं, उसे वोल्टा होते हैं, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, जब प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं, अभी इसकी परिभाषा हम बताएंगे, दूसरी परिभाषा इसकी होती है। और दोनों टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टता लगती है उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया कि सेल के घोल के अंदर जो मतलब प्रतिरोध लगता है उसे कहते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध, क्लियर। चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है और विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, ये बाद में हम इसको देख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं, क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध की हम परिभाषा देखेंगे। तो सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा, ये यहाँ पर मैंने बनाया सेल, इसको चित्र को बना लेना है, ये सेल के अंदर का है, ये तुम्हारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पदार्थ कौन सा है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, जो आयनों में टूटे, जैसे इसमें हो सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, जैसे H2SO4 हो सकता है इसके अंदर, ठीक है नहीं, इसके अंदर क्या हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। ये एनोड पर होता है, आपको पता होना चाहिए, ये एनोड होता है, अभी मैंने बताया था एनोड, और ये वाला होता है कैथोड, ठीक है नहीं, ये कैथोड होता है, ठीक। जो नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है। यहाँ पर हमने आपका प्रतिरोध लगाया, बाह्य प्रतिरोध कहते हैं इसको,
इसके अंदर जो एक प्रतिरोध लगता है वो मैंने बता दिया, इसके अंदर जो प्रतिरोध लगता है वो स्मॉल r, यानी कि हम कहते हैं इसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके अंदर धारा के मार्ग में, धारा इसके अंदर से जा रही है इस प्रकार से, है ना, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है ना ये, अब धारा इस प्रकार से जाएगी, ऐसे आएगी घूमते हुए, तो अब यहाँ से भी तो गुजरेगी तभी पॉजिटिव पे आएगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रतिरोध लगेगा इसके धारा के मार्ग में वही होगा इसका आंतरिक प्रतिरोध, यानी अवरोध पैदा हो जाएगा। क्लियर। इसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, इसका संकेत होता है ऐसे, अगर किसी सेल के साथ दिखाते हैं तो इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है, एक बॉक्स में दिखाते हैं सेल के साथ ही छोटा सा प्रतिरोध, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किसी बाह्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ही होता है, ठीक। क्लियर। तो समझ में आएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। क्लियर। जैसे आपका एक चालक में प्रतिरोध लगता था ना, चालक में जब धारा प्रवाहित करते तो चालक में क्या होते थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धनायन से जाकर टकराते थे तो उसमें बाधा उत्पन्न होती थी धारा के मार्ग में। इसी प्रकार से सेल के अंदर भी क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके अंदर भी आयन उत्पन्न होते हैं, तो उसमें भी धारा के मार्ग में क्या होती है, रुकावट आती है, ठीक है नहीं। तो इस कारण से ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध अंदर होता है इसलिए, और जो चालक के बाहर होता है तो वो बाहर क्या होता है, बाहर वो प्रतिरोध होता है, ठीक है नहीं, बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, वो सेल के अंदर की बात करें हम सेल के अंदर की तो वो आयनों के कारण होती है, परंतु सेल के बाहर जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये नोट कर लेना, आप नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट में आप लिख लेना इस चीज़ को। नोट पॉइंट में क्या लिखना है, सेल के अंदर हम बात करते हैं सेल के भीतर या अंदर, ठीक है नहीं, के अंदर धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, आयन से होता है, ठीक है नहीं, होता है। परंतु अगर हम बात करें, परंतु चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, के कारण होता है। क्लियर। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी निर्भरता की, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर करता है, तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम समझेंगे कैसे। चलिए मैं यहाँ पे एक सेल का निर्माण कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता की बात करते हैं, यानी कि ये चित्र आपको मैंने यहाँ पर बनाया है क्योंकि इस चित्र से आपको क्लियर तरीका से समझ में आएगा, ठीक है, ये निर्भरता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली निर्भरता क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध कब बढ़ सकता है, क्या लगता है इस चित्र से कब बढ़ेगा। देखिए अगर आपको किसी जंगल से, छोटे से जंगल से गुजरा था, आप आराम से गुजर जाओगे। अगर वही जंगल बड़ा होगा ना तो आपको दिक्कत होगी सबसे ज़्यादा निकलने में। अब देखिए ऐसे यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोड अगर आपके पास होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रोड पास होंगे तो धारा को जल्दी ज़्यादा मतलब दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोड की दूरी बढ़ा दी, इनके बीच की दूरी बढ़ा दी तो क्या होगा, धारा का मान में जो मतलब विरोध होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए जब हम पास लाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घट रहा है, जब दूर ले जाते हैं तो बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है आपका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है नहीं। बीच की दूरी बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और घटाने पर घट जाता है। इसका मतलब इसमें समानुपाती का संबंध है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और आंतरिक प्रतिरोध में समानुपाती का संबंध होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहली जो इसकी निर्भरता वो क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, सबसे पहली निर्भरता क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर भी क्या करता है, आपका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, निर्भर करता है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे जैसे यहाँ पे आपको लिखना क्या है, लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ लिखेंगे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है
यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो r का मान बढ़ता है, r का मान बढ़ता है और दूरी घटाते हैं तो r का मान कम हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होती है, क्लियर। कैसे होती है? यानी कि जो बीच की दूरी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होगा? समानुपाती का संबंध होता है। इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो भी क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्लियर। घटाएंगे तो घट जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला हो गया इसका मतलब। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा क्या होगा समझिए। तो चलिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। जब इनका इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जब इनका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इनको ज़्यादा मोटा करेंगे, है ना, जो अभी पतले पतले हैं बड़े बड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनके बीच दूरी घट जाएगी। तो जो यहाँ पे आयन होंगे वो शीघ्रता से यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो आयन शीघ्रता से पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब धारा के मार्ग में कम बाधा आएगी। जब धारा के मार्ग में कम बाधा आएगी इसका मतलब वहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ाया तो इन इलेक्ट्रॉनों का हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोध का मान कम हो गया। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल में और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है? एक तरह से क्षेत्रफल के व्युत्क्रम का, यानी कि हम कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध और क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। किसका संबंध है? आंतरिक प्रतिरोध और क्षेत्रफल, यानी इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध में और क्षेत्रफल में, इलेक्ट्रोड क्षेत्रफल में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा कि जब इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात आंतरिक प्रतिरोध और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल में समान व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, क्लियर। यानी कि जब हम इसका मान बढ़ाएंगे, ये इसका बढ़ता जाएगा तो इसका मान कम हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये होता है इसका दूसरी निर्भरता होती है। तीसरी निर्भरता की अगर बात करें, तीसरी निर्भरता क्या होती है? चलते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति। ये तीसरा है आपका। तीसरी निर्भरता क्या है आपकी? वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति, यानी कि इसके अंदर जो पदार्थ भरा गया है वो पदार्थ कैसा है। ये आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है आपका। अब कौन सा भी हो सकता है? H2SO4 हो सकता है, ठीक है नहीं। अगर इसके अंदर जो पदार्थ आपका दिया है वो कैसा हो? अगर सांद्र है, कैसा है भाई? सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, तो R का मान क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर तनु है तो तनु का मतलब होता है पतला, तनु है तो R का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? अगर कोई चीज़ गाढ़ी होगी तो उसके अंदर से गुजरना बहुत कठिन होगा ना, तो यहाँ से आयन नहीं गुजर पाएंगे इतनी जल्दी से। आयन मतलब धनायन पर नहीं पहुँच पाएंगे और ना ही ऋणायन पर पहुँच पाएंगे, ठीक है नहीं। इस कारण से आयनों का आदान प्रदान शीघ्रता से नहीं होगा, क्योंकि इसकी श्यानता ज़्यादा होगी। क्योंकि सांद्र जो है जो अम्ल है इसके अंदर भरा हुआ विद्युत अपघट्य पदार्थ सांद्र यानी गाढ़ा है, तो उसका मतलब यह है कि प्रतिरोध जो होगा आंतरिक तो वो बढ़ जाएगा, धारा के मार्ग में बाधा ज़्यादा आएगी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जब इसका सेल का जो सांद्रता ज़्यादा होती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और अगर मतलब इस पदार्थ जो भरा हुआ है इसकी जो सांद्रता कम होती है, यानी तनु होता है, तनु पदार्थ होता है कोई, मतलब तनु इसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो उसका मतलब उसकी आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो घट जाएगा। कैसा हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। सांद्रता बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, सांद्रता कम होने पर तनु अम्ल होने पर क्या हो जाती है? तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, क्लियर। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है आपका आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है आपका आंतरिक प्रतिरोध। सांद्रता ज़्यादा होने पर पदार्थ की प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और सांद्रता कम होने पर अर्थात तनु अम्ल होने पर, तनु पदार्थ होने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, क्लियर। ये इसकी तीसरी निर्भरता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके चौथे
चौथे निर्भरता की बात करते हैं। चौथा क्या है? तापमान। क्या है? तापमान। तापमान पर भी निर्भर करता है भाई, ये तापमान पर भी आपका क्या करता है? निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये है कि तापमान बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो आयन होंगे वो तीव्रता से गति करेंगे और जो इसका जो श्यानता होगी वो घट जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सांद्र होगा, अगर मान लीजिए सांद्र अम्ल है, इसके भरा हुआ गाढ़ा है तो सांद्र भरा हुआ है, यानी कि सांद्र अम्ल है। सांद्र, अगर कोई सांद्र पदार्थ इसके अंदर है, सांद्र पदार्थ है, तो जब हम इसको हम तापमान देंगे, तापमान देने पर क्या हो जाएगा? इसकी जो श्यानता होगी, श्यानता क्या होगी? श्यानता वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, घट जाती है, ठीक है नहीं, घट जाती है, ठीक है नहीं, इसकी श्यानता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तापमान देंगे, इसके अंदर जो पदार्थ है वो क्या होगा? पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो इसके अंदर से आयन शीघ्रता से गुजरेंगे। जब आयन शीघ्रता से गुजरेंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर धारा के मार्ग में अवरोध बहुत कम आएगा, क्योंकि आयन शीघ्रता से गुजरेंगे तो इसमें धारा के मार्ग में मतलब रुकावट कम आएगी, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान जो होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब कोई सांद्र चीज़ होती है, वो गाढ़ी होती है, तो उसमें ज़्यादा गुजरना बहुत कठिन होता है, परंतु जब चीज़ पतली हो जाती है तो उसके अंदर से आसानी से गुजरा जा सकता है। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध का जो मान है वो क्या होता है भाई? घट जाता है। तो कह सकते हैं जो तापमान जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। तापमान आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम, सॉरी क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तापमान कैसा होता है? व्युत्क्रम। तापमान बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला मान घट जाएगा, आर का मान घट जाएगा, अगर इसको घटाओगे तो इसका बढ़ जाएगा। तो यानी सिंपल सा संबंध होता है इसका, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है नहीं, तापमान बढ़ाएंगे तो। क्लियर स्टूडेंट? तापमान बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है। क्लियर? तो इस पर ही क्या करता है? ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो निर्भर करता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता समझ में आई। पहली क्या थी? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी बढ़ा दोगे, दूरी ज़्यादा होने पर अवरोध ज़्यादा आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक धारा जाने में बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा दूरी होगी तो, ठीक है नहीं, समय लगेगा और वहाँ पर आयन शीघ्रता से नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पर अवरोध ज़्यादा होगा धारा के मार्ग में। दूसरी क्या था मैंने? इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन पास पहुँच जाएगा, क्योंकि ये मोटे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ से आयन शीघ्रता से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ के आयन होंगे वो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है नहीं, तो शीघ्रता से पहुँच जाएंगे आयन, जब इनका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो। क्लियर? जब इनका क्षेत्रफल ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ के आयन यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ के आयन यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पर जब इनका क्षेत्रफल अधिक कर दिया जाएगा तो यहाँ के जो आयन है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है नहीं, और इसके आयन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यानी कि जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पर। तो यानी इस प्रकार से आदान प्रदान शीघ्रता से हो जाएगा जब क्षेत्रफल इलेक्ट्रोडों का बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान कम हो जाएगा। तो इसमें व्युत्क्रम का संबंध होता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति है। तीसरा होता है पदार्थ किस प्रकार का भरा हुआ है, इसके अंदर अगर सांद्र पदार्थ भरा हुआ है गाढ़ा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर वहाँ पर पतला है तनु है तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। क्लियर? चौथा क्या बताया था मैंने? तापमान पर। तापमान अगर हम किसी पदार्थ का बढ़ाते हैं, इसके अंदर मान लो तनु भरा हो या आपका सांद्र भरा हो, तो जब उसे तापमान देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? तेज़ी से गति करते हैं। तो तीव्रता से कहाँ पहुँचेंगे? प्लस वाले पर, माइनस वाले पर आदान प्रदान होगा आयनों का। इस कारण से क्या होगा? यहाँ पर धारा के मार्ग में कम बाधा आएगी, ठीक है नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर सांद्र पदार्थ है तो उसकी श्यानता घट जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि उसमें धारा को निकलने में आसानी हो जाती है, कोई अवरोध नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो संबंध है वो व्युत्क्रम का संबंध है, ठीक है, इस प्रकार से टी यानी टेम्परेचर। क्लियर? अब आप इसकी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जो मैंने बताया है, ठीक है, क्लियर तरीका समझ में आ गया। अब चलते हैं हम सेल का विद्युत भागबल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सेल का टर्मिनल वोल्टेज समझ लेते हैं, तो हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। करते हैं सेल का विद्युत भागबल की हम यहाँ पर बात करते हैं। सेल का विद्युत भागबल क्या होता है समझिए। देखिए ये जो विद्युत भागबल आपको दिखाई दे रहा है ये कोई बल नहीं होता है, ये केवल एक आवेश वाहकों को ले जाने वाला यानी आवेश वाहक होता है, ठीक है नहीं। सेल का विद्युत भागबल हमने बताया था कि जब सेल को प्रयोग में नहीं लेते तो उसके टर्मिनल जो उसके मध्य में जो वोल्टेज होता है उसी को कहते हैं विद्युत भागबल। अब देखिए अगर इसको किसी पर्वत में लगाया है तो अब सेल का विद्युत भागबल किसे कहेंगे? इसे ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे बोला जाता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है इसको, इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होता है कि देखिए किसी आवेश को अगर हम यहाँ से ले जाएं, देखो सेल का काम होता है आवेश को प्रभावित करना। अगर हम किसी आवेश को ले जाएं, समझिए आपको पता है कि कोई सेल जो होता है इसी प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए सेल है आपका यहाँ पर इस प्रकार से ये सेल होता है, और यहाँ पर आपका कोई मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध बाहर का प्रतिरोध लगा हुआ है इस प्रकार से, ऐसे ये प्लस माइनस है यहाँ पर, तो इसमें ऐसे जाएगा धारा इस प्रकार से आएगा, ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए
यहाँ से अगर मैं किसी आवेश को ले जाऊँ, एकांक आवेश को, यहाँ से एकांक आवेश को ले जाएंगे और एक पूर्ण चक्कर लगवा करके यहीं ले आएँ प्लस वाले पर, तो कहेंगे उसको विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे? यहाँ से लेकर के एकांक आवेश को इस टर्मिनल से लेकर के हम पुनः इसी टर्मिनल पर ले आएँ, एक पूर्ण चक्कर करवा दें, तो उस पूर्ण चक्कर करवाने में आवेश पर जो कार्य किया गया, मतलब किसके द्वारा? सेल द्वारा, तो वही कार्य कहलाएगा आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है नहीं? क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। समझिए, अगर यहाँ से कोई आवेश चला, यहाँ से कोई आवेश मान लीजिए आपका, मान लो एकांक आवेश Q0 आवेश चला यहाँ से, और चल करके घूमते हुए वो यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए और वो यहाँ पर आ गया, उन्हें यहीं पर आ गया, इसके अंदर से होते हुए यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब इसने एक पूर्ण चक्कर कर लिया। पूर्ण चक्कर कब होगा? यहाँ से चला है वहीं पर आ जाए लौट करके, ठीक है ना? तो यानी कि सेल सहित पूर्ण चक्कर करना, यानी कि परिपथ में सेल सहित पूर्ण चक्कर करना, जो कार्य लगता है उसको करने में, जो सेल जो कार्य करेगा वही कार्य विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यानी कि सेल द्वारा एकांक आवेश को एक पूर्ण परिपथ में चक्कर लगाने में, पूर्ण चक्कर यानी कि पूर्ण चक्कर, सेल सहित पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, तो परिभाषा में यहाँ पे इसकी नोट कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा क्या हो गई? एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक चक्कर लगाने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। यहाँ से इस आवेश को चलाना प्रारंभ किया हमने, और एकांक आवेश को हम यहाँ से ले गए, चलाते हुए पूरे परिपथ में घुमाते हुए पुनः यहीं पर ले आए, तो एक चक्कर पूरा जब लग जाता है तो जो कार्य किया जाता है सेल द्वारा वही कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर? इसे देखिए हम किससे दिखाते हैं, इसे इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। ई जो है इसे यानी ये ई है आपका, इस प्रकार से अलग से बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ई है, इससे प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है नहीं? प्रदर्शित किया जाता है, यानी जो ई होता है बिगड़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है। क्लियर स्टूडेंट? तो इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? मान लीजिए कि हमारा जो आवेश है, इस Q0 आवेश को हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए, एक पूर्ण चक्कर करवाया, तो कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा, इसका विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बनेगा E बराबर W/Q0। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है? विद्युत वाहक बल एक वोल्टेज ही होता है, एक तरह से समझ लेना, विभव होता है। क्या होता है ये? विभव, इनके मध्य विभव। ठीक है नहीं? कन्फ्यूज नहीं होना है, विभव ही होता है ये। ठीक है? क्योंकि विभव का फॉर्मूला यही तो आता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे V भी बना सकते हैं इसके, हम V के बराबर भी होता है ये। क्लियर? क्योंकि विभव ही होता है एक तरह से। अब देखिए इसका मात्रक की बात करेंगे, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक। तो इसका मात्रक देखिए यहाँ पर सिंपल है इसका मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल और बटे कूलॉम, और जूल बटे कूलॉम कहते हैं हम वोल्ट। क्या कहते हैं इसको? हम वोल्ट। तो इसको कहते हैं वोल्ट। तो ये इसका मात्रक हो गया। क्लियर? ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। E बराबर W/Q0 होता है। इसका फॉर्मूला होता है सेल के विद्युत वाहक बल का, E बराबर W/Q0। और किसी सेल के विद्युत वाहक बल को दिखाते हैं तो वहाँ पर E ऐसे करके बना देते हैं। क्लियर? इस प्रकार से E बनाया था, बिगड़ा हुआ E हम आपको कहते हैं। ठीक? तो सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अब इसकी अगर विमा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? विमा की बात करें तो विमा क्या होगी इसकी? चलिए इसकी विमा को भी देख लेते हैं। समझिए, यहाँ पर इसकी हम क्या देखते हैं? विमा। तो विमा निकालेंगे यहाँ पर, तो आपका फॉर्मूला क्या है? देखिए E बराबर है W/Q0। तो कार्य की विमा होती है आपकी, क्या होती है? हम क्या निकाल रहे हैं भाई? इसका विमा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो क्या निकल गया? कार्य की विमा होती है हमारी ML उसके T−2, ये कार्य की विमा होती है, बटे आवेश की विमा होती है AT। ठीक है? विमा वाला मैंने पढ़ा दिया है, विमा किस प्रकार से निकालते हैं आप जाकर देख लीजिए, पढ़ा हुआ है वीडियो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा M और L² और T−2 था, एक और पहुँच जाएगा -3 हो जाएगा, और A−1 हो जाएगा। ऊपर ले गए हम इसको इस प्रकार से। क्लियर? हमेशा कैपिटल लेटर बनाते हैं, तो ये इसकी विमा हो जाएगी। विमीय सूत्र हो गया। ठीक है? तो सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आया, यानी कि एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक चक्कर लगाने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। EMF कहते हैं इसको। इसे कैपिटल मतलब E से प्रदर्शित करते हैं, इसको बिगड़ा हुआ E हम कहते हैं। ठीक है नहीं? यानी थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं नीचे को। वैसे तो आपको किताबों में मिलेगा E बना हुआ ही मिलेगा, E से ही दिखाते हैं, परंतु इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है? तो इसे हम बिगड़े हुए E से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर E बराबर क्या होता है? W/Q0, यानी विद्युत वाहक बल बराबर होता है W/Q0 एकांक आवेश को। ये किसके बराबर होता है? विभव के बराबर होता है, यानी वोल्टेज इसके अंदर कितना है, मात्रा निकालेंगे, जूल/कूलम हो जाएगा। यही होता है आपका जूल/कूलम को कहते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल/कूलम को ही वोल्ट बोला जाता है। विमा निकालोगे तो कार्य की विमा होती है ML उसके T−2, आवेश की होती है AT। इसे ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा ML उसके T−3। कैसे हो गया? T−3 कैसे होगा? देखिए यहाँ पर T है और यहाँ पर -2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक और हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है नहीं? तो इस पर -3 हो गया, इसके ऊपर A−1 हो जाएगा। क्लियर? जी, विमा निकलाई इसकी आपकी। तो ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल। क्लियर स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेल का टर्मिनल
विभवांतर क्या होता है। टर्मिनल वोल्टता की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं सेल का टर्मिनल वोल्टता। सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है वो बात करें। टर्मिनल वोल्टता मतलब टर्मिनलों के मध्य, केवल टर्मिनलों के मध्य जो आपने विभवांतर लगाया सेल ने, वही क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से आप देखिए, ये हो गया, यहाँ से यानी कि हम कह सकते हैं इसके मध्य में जो वोल्टेज लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक पूर्ण चक्कर नहीं, एकांक आवेश को धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है सेल द्वारा, वही उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है नहीं, परंतु इसके अंदर यानी प्लस पे नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, मतलब यही है तुम्हारी टर्मिनल वोल्टता। हम कह सकते हैं कि बाह्य प्रतिरोध पर जो लगने वाली वोल्टता होती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्लियर। तो चलिए इसका जो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा होगी एकांक आवेश को, यहाँ लिखेंगे एकांक आवेश को धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, ठीक है नहीं। यानी कि धनात्मक टर्मिनल से हम एकांक आवेश को ले गए और ऋणात्मक तक लेके आए, तो जो कार्य करना पड़ा वही कार्य क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। इसे कैसे दिखाते हैं, इसे केवल हम V से दिखाते हैं, इसे कैपिटल V से दिखाया जाता है, सिंपल। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होगा W, वाहे केवल वाहे बटे Q नॉट। W वाहे का मतलब क्या होता है, बाहर से जो कार्य किया, केवल बाहरी वार को कार्य किया गया उसी इसके लिए। मात्रक और विमा सेम इसकी होंगी, जो मैंने पीछे बताया वही होगा। फॉर्मूला आपका यही है, क्योंकि वे भी तो क्या है, विभवांतरी तो है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विमा भी आपकी वही हो जाएगी जो मैंने आपको पीछे बताया। तो सेल का टर्मिनल वोल्टता आपको समझ में आया। सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, जब सेल प्रयोग में लिया जा रहा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। यानी हम या तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि एकांक आवेश को धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। यहाँ से आवेश को ले गए और चला करके कहाँ तलाए, ऋणात्मक तलाए, तो वहाँ पर जो कार्य किया जाएगा ना सेल द्वारा, वही कार्य कहलाएगा आपका टर्मिनल वोल्टता। तो बाह्य कार्य हुआ क्योंकि बाहर से हमने कार्य किया इसलिए, ठीक है नहीं, और वो आंतरिक कार्य था, तो वहाँ पर आप इंटरनल लिख सकते हैं या कह सकते हैं आंतरिक कार्य, ठीक है नहीं, W आंतरिक करके बटे Q नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मात्रक और विमा सेम विद्युत भागफल की समान होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उसकी निर्भरता, और सेल का विद्युत भागफल क्या होता है, इसका सूत्र और इसका मात्रक और विमा, और सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, उसका सूत्र और उसका मात्रक और विमा आपको क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।